हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेशन। 13 मई है आज और आज से ये करंट अफेयर का सेशन रेगुलर रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप करंट अफेयर रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो ये फिर आप एक स्टूडेंट होने के नाते अपने साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपको रेगुलर अटेंड करना है और रोज़ एक लक्ष्य के साथ में अटेंड करना है कि इतना आपको कंप्लीट करना ही करना है। सो आप लोग करंट अफेयर को कभी भी अवॉइड ना करें और रोज़ उसे पढ़ें और रिवीजन करते रहें। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है सेशन में, पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी कमी अगर आज रह जाती है तो मैं कल उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को क्वाड में शामिल न होने की चेतावनी दी है? ये कौन सा सदस्य है जिसने बांग्लादेश को क्वाड सदस्यों में शामिल न होने की चेतावनी दी है? इसका आंसर है चीन। चाइना वो देश है जिसने बांग्लादेश को क्वाड सदस्यों में शामिल न होने की चेतावनी दी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो चाइना के रक्षा मंत्री थे, रक्षा दूत कह सकते हैं आप, उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया था। और जब वो अपनी इस यात्रा से कुछ सप्ताह पहले की ये बात है, जब वो अपनी यात्रा से वापस चाइना पहुँचे तो वहाँ जो बांग्लादेश में चीन के राजदूत थे उनके द्वारा ये बात कही गई कि बांग्लादेश यदि क्वाड के सदस्यों में, जो कि उसका विरोधी है, चाइना का विरोधी है क्वाड, तो क्वाड के सदस्यों में यदि बांग्लादेश शामिल होता है तो ये बांग्लादेश के द्विपक्षीय समझौतों को या संबंधों को खराब कर देगा चीन के साथ, जो उसके द्विपक्षीय समझौते हैं या संबंध हैं। तो ऐसी बात हमें देखने को सामने आती है चीन की तरफ से, और चीन लगातार बांग्लादेश को अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहा है या उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाइना उन पर एक अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है ताकि वो भारत के खिलाफ एक रणनीति विकसित कर सके। लेकिन भारत भी इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं तो अगर कि हमें सबसे पहले में देखना है कि क्वाड में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 सदस्य शामिल हैं। और ये जो क्वाड है ये एक शक्तिशाली संगठन है चीन के खिलाफ। जो चीन अपनी गतिविधियां करता रहता है उसके खिलाफ ये इन देशों ने मिलकर एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की है। बांग्लादेश में चीनी राजदूत जो है उनका नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी चर्चा में आए थे, ये बात इन्हीं के द्वारा कही गई थी। तो इनका नाम है ली जिमिंग। ली जिमिंग इनका नाम है। चाइना की अगर कैपिटल की बात करें तो बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा है रेनमिनबी या युवान, दोनों यहाँ की मुद्राएं हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। युवान जो है वो हार्ड करेंसी का पार्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूडीज ने भारत के चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर को 13.7% से घटाकर कितना कर दिया है? आपको बताना है कि मूडीज ने भारत के चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर को 13.7% से घटाकर कितना कर दिया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारत में दूसरी लहर कोरोना की बढ़ती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत में तीसरी लहर भी आएगी, क्योंकि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने भारत की विकास दर को कम होते देखा है। पहले इन्होंने कहा था कि विकास दर ज़्यादा रहेगी, लेकिन अब फिर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। लॉकडाउन की स्थिति लगभग सभी राज्यों में दिखाई दे रही है, तो उससे प्रभाव पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि विकास दर में कमी आएगी, जैसा कि इन लोगों का कहना भी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो विकास दर रखी है मूडीज ने भारत के चालू वित्त वर्ष के लिए, ये क्या रखी है? ये रखी है इन्होंने 9.20%। ये विकास दर इनकी तरफ से रखी गई है। 9.20% रखी गई है कि अब इसकी जो भारत की विकास दर है वो इतनी रहेगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि और भी कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने विकास दर को कम कर दिया है, तो उनके अनुसार विकास दर अब क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
कि रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने क्या रखा है। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने, तो इसमें देखते हैं कि रेटिंग्स एजेंसी जो क्रिसिल है इसने क्या रखी है विकास दर भारत के लिए। तो पहले इसने 11% रखी थी चालू वित्त वर्ष के लिए, लेकिन फिर परिस्थितियों को देखकर सारी एजेंसी घटा रही हैं, तो इसने भी 9.8% अपनी विकास दर को कर दिया है। तो अब 9.8% इसके अकॉर्डिंग रहेगी। सेकेंड है अमेरिका ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स, इसके अनुसार क्या है, तो इसके अनुसार इसने पहले रखी थी 11.7% और अब इसने 11.1% कर दी है। ये चूंकि बदली है सारी की सारी, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारी तो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 3 बार इसकी विकास दर को बदल दिया है। जैसे जर्मनी फर्म नोमुरा जो है, इसने पहले तो रखी थी 13.8%, फिर इसने चेंज करी तो 12.6% करी, और अब इसने फिर से एक बार चेंज की है और अब इसने जो विकास दर भारत के लिए रखी है वो 10.8% कर दी है। जेपी मॉर्गन के अनुसार 13% रखी थी इन्होंने और अब वर्तमान में इन्होंने 11% कर दी है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो कंपनियों के द्वारा किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी जो ग्रोथ है उसमें ये चेंजेस किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का जो महामारी का अटैक है भारत पर वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और परिस्थितियां आप सभी के सामने हैं कि आप सभी देख रहे हैं कि भारत की स्थिति अभी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए सभी ने अपने आंकड़ों में बदलाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेंडर पार्क चर्चा में रहा है। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया है। ये भारत का पहला जेंडर पार्क है और ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें हमारे सामने देखने को आई हैं। तो ये चर्चा में रहा है और ये सारी के सारी मैं न्यूज़ आपको बता दूं तो हाईली जो अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं मैंने उनसे कवर की है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग एक अच्छा कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। तो जेंडर पार्क आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। जेंडर पार्क स्थित है केरल के कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया था। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए था क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन चर्चा में रहा है, इसीलिए एक बार फिर से आपका इसे रिवीजन करना बनता है। तो ये जो है चर्चा में इसलिए आया है कि अभी हाल ही में कुछ लोगों ने इस पर चर्चा करी कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसने बहुत ही बेहतर काम किया है। लगातार महिलाओं की जो स्थिति गिरती चली जा रही थी, ये उसको उच्चतर बनाने के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है ताकि महिलाओं को अच्छा रोजगार दिया जा सके, उनको एक सम्मानजनक जीवन दिया जा सके। जैसा कि यूएसए की एक रिपोर्ट आई थी और जिसमें ये कहा गया था कि 2030 तक महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो जाएगी और महिलाएं गरीबी की ओर जाएंगी। तो उसको देखते हुए 2030 तक भारत ने भी अपना एक लक्ष्य रखा है कि वो महिलाओं की स्थिति में एक अच्छा सुधार करेगा। अब देखते हैं कितना सुधार होता है। तो फिलहाल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसने अच्छा बदलाव किया है, इसीलिए ये चर्चा में आया है और इसीलिए हमारा पढ़ना इसे बनता है। और केरल के कोझिकोड में ये खोला गया था। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। सीएम की बात करें तो पिनरई विजयन एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे क्योंकि कुछ राज्यों में अभी चुनाव हुए थे जिसमें से केरल एक था और यहाँ पर फिर से पिनरई विजयन जी शपथ लेने जा रहे हैं। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि हमेशा इन जो सीएम हैं मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इनके खिलाफ ही रहते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। विधानसभा की 140 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं, जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इजराइल व किस देश के मध्य विवाद में इजराइल ने गाजा पट्टी पर रॉकेट दागे हैं। यहाँ पर गाजा पट्टी होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो कह रहे हैं कि गाजा पट्टी पर हाल ही में इजराइल ने जो रॉकेट दागे हैं उससे कई सारे लोगों की मौत भी हुई है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कौन सा देश है जिसके साथ में इजराइल का विवाद चल रहा है और जिसके बाद इजराइल ने ये कदम उठाया है। तो इसका राइट आंसर है फ़िलिस्तीन। इसको फ़िलिस्तीन भी बोलते हैं और फ़लस्तीन भी बोलते हैं। तो आप प्लीज़ इस पर विवाद मत लाइएगा कि फ़लस्तीन नहीं फ़िलिस्तीन होता है, दोनों ही बोला जाता है। तो ये फ़लस्तीन देश है जिसके साथ में इजराइल का विवाद हो रहा है और युद्ध जैसी नौबत बन रही है कि युद्ध भी हो सकता है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और लगातार दोनों की ओर से गोलीबारी, बमबारी ये सब हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उन पर नज़र रखते हैं तो आपने इस घटना के बारे में या फिर इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा।
अब हम देखते हैं कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, बच्चों को मिलाकर। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं और इन लोगों को मिलाकर 26 लोगों की मौत हो गई है। ये जो गाज़ा पट्टी का क्षेत्र है, लगातार इस पर आधिपत्य के लिए झगड़ा हो रहा है और ये झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी में आगे हमें देखने को मिलता है कि बेनी गेट्स जो है रक्षा मंत्री है इजराइल के, और इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकल, राष्ट्रपति है रेवन रिवलिन और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन की कैपिटल कई लोग यरूशलेम भी बताते हैं, ऑफिशियली मानी भी जाती है, और रामल्लाह भी यहाँ की कैपिटल मानी जाती है। मुद्रा है जॉर्डन दिनार, यहाँ पर न्यू शेकल मुद्रा भी चलती है, तो यहाँ पर कोई विवाद खड़ा करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ के महमूद अब्बास वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है तरुण बजाज, अरुण सेठ, जोश जे कट्टूर, सुमेध ठाकुर। तो इसमें आपको आंसर बताना है। आंसर है जोश जे कट्टूर। जोश जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं जोश जे कट्टूर। आगे हम अगर बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में यहाँ पे गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर भी आरबीआई में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? जल जीवन मिशन चलाया जा रहा था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप के माध्यम से जल पहुंचाना एक लक्ष्य रखा गया था। तो अभी पूछा गया है कि 100% ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? अब आप जितने भी राज्य यहाँ पर देखेंगे उसमें से पुडुचेरी को छोड़कर बाकी सारे राज्य बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है पुडुचेरी ही वो राज्य होगा जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाया होगा। तो पुडुचेरी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पुडुचेरी ने इस लक्ष्य को हाल ही में प्राप्त कर लिया है और यहाँ पर नए सीएम भी बने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगी कल, उसमें मैं आपको जितने भी राज्य में नए सीएम बने हैं उनको पूरा क्लियर कर दूंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में होने वाले किस सम्मेलन में भाग ये नहीं लेंगे? इन्होंने लेने से मना कर दिया है और अपने इस दौरे को या इस मीटिंग को रद्द कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो पहले तो ये जाने वाले थे लेकिन अब फिलहाल में ये नहीं जाएंगे अपने इस दौरे पर, और कारण है वही कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना की स्थिति भारत में लगातार बिगड़ रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया है। तो ये कौन सा सम्मेलन है जो ब्रिटेन में होने वाला था? G20 या G7, COP26 या नाटो का सम्मेलन? इसका राइट आंसर है G7। G7 का सम्मेलन ब्रिटेन में होने वाला है जिसमें अब प्रधानमंत्री मोदी जी भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही थी तो सभी लोगों का जाना था, पर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर नहीं जाएंगे। इसमें G7 में अगर हम कंट्रीज देख लें तो भारत को स्पेशली बुलाया गया था लेकिन अब भारत नहीं जाएगा। G7 में मेंबर्स फिलहाल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूके और जापान है। ये सारी कंट्रीज वर्तमान में G7 के पार्ट हैं। भारत G7 का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केपी शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए हुए विश्वास मत में ये हार गए हैं? हाल ही में केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए हुए विश्वास मत में हार गए हैं? यहाँ पर इनकी सरकार गिर गई थी और इनको अपना विश्वास मत पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब ये अपना विश्वास मत नहीं पारित कर पाए, नहीं रख पाए और ये उसमें हार गए हैं। तो आपको ये बताना है कि केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे। कुछ दिनों पहले कुछ विवाद के कारण इनको हटा दिया गया था और इनको विश्वास मत लाने के लिए कहा था और ये अब उस विश्वास मत में हार गए हैं। तो अब देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है नेपाल में और कौन प्रधानमंत्री पद पर फिर से बिठाया जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाली रुपया यहाँ पर चलता है और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी, जो कि एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अनियंत्रित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा है? ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जिनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में किस देश के अनियंत्रित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा है? और ये मालदीव के आसपास गिरा है। ये जो इस रॉकेट का जो मलबा है, ये रॉकेट अचानक से अनियंत्रित हो गया था, जिसके कारण ये पृथ्वी पर गिरने लगा था। तो काफ़ी लोगों को चिंता थी कि ये कहाँ पर गिरेगा, लेकिन कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से इन्हें समुद्र में ही गिराया जाता है। तो हिंद महासागर में ये गिरा है और ये चीन का रॉकेट था। चीन का ये रॉकेट था जो कि अनियंत्रित हो चुका था। और चीन की तो बात अभी हम इसी वीडियो में कर चुके हैं, राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते ये कहाँ पर आएगा? तूफान का नाम याद कर लीजिए। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है तौकाते, और ये कहाँ पर आएगा? तो इसकी बात करें तो ये इसके लिए ऑप्शंस है मॉरिशस, म्यांमार, बांग्लादेश और लक्षद्वीप। तो ये जो तौकाते नामक तूफान है ये आने वाला है हमारे भारत में, लक्षद्वीप में ये आएगा। लक्षद्वीप में ये कह रहे हैं ज़्यादा तबाही तो फिलहाल नहीं मचा पाएगा क्योंकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, और ये लक्षद्वीप में आने वाला है। और इसमें जो है लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों को, मालदीव को भी अलर्ट पर रखा गया है। आगे बात करें तौकाते नाम किसने दिया है, तो तौकाते नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा 2021 का पहला तूफान है, म्यांमार ने इसका नाम दिया है, और इसका अर्थ है अत्यधिक तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। अब छिपकली से बहुत सारे लोगों का दिमाग एकदम क्लिक कर रहा होगा, छिपकली की बात हुई है। तो अत्यधिक तेज आवाज़ करने वाली छिपकली इस तौकाते का नाम मतलब है। 16 मई को ये तूफान आने की संभावना जताई गई है और मालदीव को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये था हमारा आज का करंट का सेशन। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स दिखाएंगे मेरा भी प्रयास उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा कारगर बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके मेरा साथ देने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।